चलिए फिलहाल शिखा हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार शिखा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम ये पूछना है मुझे कि 75 साल बाद 17 साल बाद मुझे 75 लाख रुपए चाहिए जो मैंने पोर्टफोलियो किया है एजुकेशन के लिए अपने बच्चे के लिए, और फिर 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या मेरा पोर्टफोलियो सही होगा? ठीक है, तो मैंने किया। चलिए, आपने 3 लक्ष्य यहाँ पर बताए हैं। रिटायरमेंट भी एक लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले जो आपका इमीडिएट लक्ष्य है बेटी की पढ़ाई, उसके बाद उसकी शादी, और फिर हम पहुंचते हैं रिटायरमेंट तक। कुछ फंड्स भी हमने देखे हैं। ये बताएं कि इनका चुनाव आपने किसी प्लानर या किसी एक्सपर्ट के एडवाइस पे किया या खुद से किया है? नहीं, खुद से किया है मैम। ठीक है, तभी मैं आपसे एडवाइस ले रही हूँ। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? ठीक है, चलिए शिखा, आपका पोर्टफोलियो हम देख पा रहे हैं। इसमें 5 फंड्स हैं और लगभग 1000 रुपया हर उसमें करती है। एक सेक्टोरल फंड भी, रिलायंस फार्मा, इसमें करीब 500 रुपए आपके जाते हैं, यानी 4500 रुपए का आपने पोर्टफोलियो बनाया है। आपका लक्ष्य काफी बड़ा है, उस लिहाज से शायद ये रकम छोटी पड़ सकती है। पंकज, बताएं, जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इनमें से किसी में से मूव आउट करने की जरूरत है? बेसिकली ये इन्होंने एक चीज अच्छा किया है कि एक टारगेट रखा है कि किस गोल के लिए उनको इन्वेस्ट करना है। हालांकि डेफिनेटली जो अमाउंट उन्होंने टारगेट किया है उनको जानना ये जरूरी है कि आज की उसकी वैल्यू क्या है। हम मोस्टली ये फ्यूचर में इतना चाहिए ये नहीं होता है, जनरली आज कितना चाहिए और फिर उसको इन्फ्लेट करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलता है। उनको इतना बता दूं कि जो इन्होंने रिटायरमेंट का टारगेट रखा है उसकी आज की वैल्यू होती है करीबन 46 लाख। जो बच्चे के एजुकेशन के लिए जो टारगेट रखा है उसकी आज की वैल्यू होती है 25 लाख रुपया, और अगर मैरिज करते हैं तो 15 लाख। क्या ये अमाउंट कम है या ज्यादा है, ये उनको तय करना पड़ेगा। अगर इनका टारगेट इनको लगता है कि ये सही है तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। ये तीनों गोल अचीव करने के लिए जो टारगेट इन्होंने रखा है कम से कम 21,000 का मंथली एसआईपी चाहिए, जिसके सामने वो सिर्फ 5,000 का ही एसआईपी कर रही हैं। तो उनको ये जानना होगा कि उनको बढ़ाने की जरूरत है या जो अपने गोल्स उन्होंने जो सेट किए हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि ये क्या ओवर ज्यादा तो नहीं हो गया है कि नहीं। जहां तक फंड का एक सवाल है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सेक्टरल फंड में ना डालें। फार्मा फंड है एक, डायनेमिक फंड भी एक अलग टाइप का फंड है। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यूटीआई अपॉर्चुनिटी और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी को सजेस्ट करें और आईसीआईसीआई का प्लान कंटिन्यू करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। उन्होंने और भी लिखा है कि एनपीएस में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एनपीएस के बारे में ये बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान है। काफी उसमें कॉस्ट कम होते हैं, मगर लिक्विडिटी है वो जो बहुत ही पुअर है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है, और अगर आप बीच में उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो 80% आपको एन्युइटी कंपलसरी लेनी पड़ती है, और 60 साल के बाद यानी जब वो पीरियड की अवधि पूरी होती है आपको 40% जो कॉर्पस है उसका आपको कंपलसरी एन्युइटी लेना पड़ेगा। तो इनका पोर्टफोलियो वो मिक्स है, इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है और उसको ट्रैक करना चाहिए, परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना चाहिए जी। तो म्यूचुअल फंड्स कौन से और आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, उसमें एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज आदि, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, ये दोनों ही मिड कैप कैटेगरीज के फंड है। पिछले 5 साल में करीब 20 से 23% का रिटर्न इन 2 फंड्स में देखने को मिला। जो आपके मौजूदा फंड्स थे उनमें से आईसीआईसी में आप कंटिन्यू रहे क्योंकि अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, लेकिन बाकी जो ओवरलैप है उसको आप थोड़ा कम करें। एक से जो फंड्स है उनमें से आप बाहर निकल सकती हैं। इसके अलावा एक ईएलएसएस भी आपने मेंशन किया था, उसमें भी अगर लॉक इन आपका कंप्लीट हो गया उसके अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं या फिर बने रहें। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।